नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के बीच हूँ। एक नया टॉपिक। उत्तराखंड में अगर हम कुमाऊँ के इतिहास की बात करें तो कुमाऊँ के इतिहास में एक राजवंश चल रहा है, चंद राजवंश। और चंद राजवंश के शासनकाल का शासन प्रबंध को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि मैं चंदकाल के शासन प्रबंध को शुरू करूं, आप लोगों के सवालों के जो जवाब मैं नहीं दे पा रहा हूं काफ़ी दिनों से कि यूकेपीडिया पुस्तक कब आएगी, सारे वीडियोस में भी कमेंट आ रहा है, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, लगभग सभी जगह मैं आप लोगों के कमेंट देख रहा हूं यूकेपीडिया के संबंध में। दोस्तों, मैं बताना चाह रहा हूँ कि यूकेपीडिया पुस्तक जो है छप गई है, प्रकाशित हो चुकी है, कुछ ही दिनों पे आप लोगों के हाथों में होगी। बस थोड़ा सा इंतज़ार और 2-4 दिन और लगेंगे आप लोगों के हाथों में पुस्तक को आने में। फिर आप लोग जो है ये सारी चीज़ें जो मैं वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों के बीच आ रहा हूँ वो यूकेपीडिया में आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसा आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले में आप लोगों को दिख रहा होगा चंदकाल का शासन प्रबंध। केवल शासन प्रबंध पे 2-4 बिंदुओं पे हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। बहुत लंबी वीडियो है, ये नहीं होगी। जितना भी होगा इसमें केवल और केवल शासन प्रबंध होगा। देखिए क्या क्या हम लोग पढ़ रहे हैं। चंदवंश की बात करें तो कुमाऊँ क्षेत्र की अंतिम राजनीतिक शक्ति, क्योंकि उसके बाद गोरखे आ गए और गोरखों के बाद इंग्लिश के बाद वर्तमान दशा। तो चंद वंश जो है कुमाऊँ क्षेत्र की अंतिम राजनीतिक शक्ति थी। इनके बाद गोरखा और उसके बाद अंग्रेजों ने शासन किया। 12वीं सदी से लेकर के 17वीं सदी तक कुमाऊँ में चंद वंश का शासन रहा है, अतः इनका शासन भी वृहद और विस्तारित रहा है। चंद काल में वाह्य, यहाँ पे थोड़ा सा इसे करेक्ट करते हुए चलते हैं, वाहम हो गया है, इसे हम वाह्य करेंगे। वाह्य आक्रमण भी हुए हैं और आंतरिक तनाव की स्थिति भी जो है देखने को मिलती है, निरंतर देखने को मिली है। इन्हीं परिस्थितियों का सामना करने के लिए चंद काल की शासन व्यवस्था जो है, इन्हीं स्थितियों का सामना करने चंद शासन की जो व्यवस्था थी वो निम्न रूप से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले राजा। हर शासन का जहाँ भी राजशाही रही है, राजा जो है राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी होता रहा है और होता था। शासन प्रबंध में अगर हम बात करें तो सर्वोच्च शक्ति जिसमें भी निहित होती थी वो राजा होता था, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी भी राजा की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत है, सबसे ज़्यादा जो प्रचलित सिद्धांत है वो राजा के देवी सिद्धांत है। यानी कि राजा जो है देवता या देव स्वरूप में माने जाते हैं, तो इसलिए हम राजा को सर्वोच्च शक्ति मानते हैं और उसी से जो है उसकी न्याय व्यवस्था में भी हम देखते हैं कि राजा ही जो है सर्वोच्च होता है। हर जगह अगर हम बात करें तो राजा सर्वशक्तिमान होता है, राजा के बाद ही फिर अन्य चीज़ें आती हैं। अब राजा के बाद क्या क्या चीज़ें आती हैं, नीचे देखिए। उच्च पदाधिकारी और कर्मचारी। चंद राजाओं ने अपने राज्य की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनेक उच्च पदाधिकारियों तथा राज कर्मचारियों की नियुक्ति की थी, जिनमें से युवराज। युवराज जहाँ पर भी शब्द आएगा तो इसे आप लोग कहीं पर गुसाई शब्द सुनेंगे, कहीं पर रौतेला सुनेंगे। कुमाऊँ की अगर बात करें तो राजपुत्र के तौर पर भी इसका जिक्र मिलेगा, राजकुमार के तौर पर भी इसका जिक्र मिलेगा। उसके बाद मंत्री, दीवान, राजगुरु, राजपुरोहित, सेनापति, फौजदार, दरोगा, खजांची, लेखवार, हियोपाल, राजचेली आदि जो है इसमें कर्मचारियों की लिस्ट में शामिल होते हैं। और अगर राज्य के प्रशासन की बात करें तो ये जो है स्टार्टिंग से ही, मुझे लगता है सोमचंद के बाद के कुछ राजाओं में ही जो है ये महरा और फरत्याल 2 धड़ों में बट गया था। तो महरा और फरत्याल धड़ों के रूप में ये जो है शासनकाल, इसका प्रशासन जो है बटा हुआ था। माना जाता है कि जिस दल का अधिक वर्चस्व रहता था उच्च पदों में भी उसी दल के अधिकारी अधिकतर नियुक्त होते थे। देखिए, पदाधिकारियों में सबसे ऊपर आता है आपका फिर दीवान और बख्शी, या इसे वजीर भी कहते हैं। दीवान, बख्शी या वजीर समय समय पर जो है ये नाम बदले गए हैं, क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत से हमने इनको कॉपी किया है इन नामों को, और दिल्ली सल्तनत से ही कॉपी होकर के ये नाम हमारे यहाँ परिवर्तित हुए हैं। देखिए, मुगल बादशाहों के अधीन बख्शी और वजीर 2 महत्वपूर्ण पद थे। बख्शी सेना और अर्थव्यवस्था दोनों का मंत्री होता था और वजीर जो है प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित होता था। यहाँ दोनों पदों पर कई बार एक ही व्यक्ति काम करते थे। हमारे यहाँ क्योंकि हमने कॉपी किया है उनकी व्यवस्था, पर हमारे यहाँ योग्य व्यक्ति न होने के कारण कई बार क्या होता था कि दोनों ही पदों पर एक ही व्यक्ति यहाँ काम करते हुए देखने को मिलता है। फिर देखिए, अगला है लेखिया दफ्तरी बोलते हैं जिसे। राजकीय कार्यालय का महानिदेशक भी कहा जाता था इसे। इसके अधीन जो है राजधानी में कुछ लेखवार कार्य करते थे। राजा के यहाँ जो है दफ्तर का अर्थ जो है कार्यालय और कागज दोनों से ही होता है। अगर हम बात करें कुमाऊँ में, तो कुमाऊँ में जो, अगर इसे मैं गढ़वाल और कुमाऊँ दोनों ही बात करूं तो गढ़वाल में जो राजा के लेखिया थे
वो अभी बेसिकली उस समय जो पुराना इनकी अगर हम जाति नेम या कास्ट नेम की बात करें तो ये पैन्यूली लोग थे, जो बाद में जाकर के अपने आप को लेखवार लिखने लगे। और अभी आप लोग देखते होंगे कि गढ़वाल क्षेत्र में लेखवार जाति, खासकर टिहरी में आप लोगों ने देखा होगा कि लेखवार जाति का अस्तित्व है। तो ये लेखवार जो जाति है गढ़वाल में, वो बेसिकली मूल उनकी पैन्यूली है। और वर्तमान में वो अपने आप को पैन्यूलियों से अलग, क्योंकि वो राजा के लेखवार थे, प्रतिष्ठित परिवार थे, तो उन्होंने खुद को जो है लेखवारी लिखना शुरू कर दिया। कुमाऊं में भी जो है जोशी जो है राजा के लेखवार होते थे, जोशी फैमिली से बिलोंग करते थे लेखवार। और क्योंकि लेखिया जोशी थे तो कुछ लोग अपने नाम के आगे अभी लेखक सरनेम भी इसमें लगाते हैं। फिर बात करें, देखिए अगला पदाधिकारी फौजदार। प्रारंभ में जो 4 बूढ़ा थे, जिनके सोमचंद के समय पे जिन्हें 4 आल भी कहते हैं, 4 बूढ़ा कौन कौन से थे अभी आगे भी आप लोग हालांकि नीचे पढ़ने वाले हैं। उन 4 बूढ़ों की बात करें तो उन 4 बूढ़ों में जो नाम आते हैं वो नाम आएंगे आपका कारगी, बोहरा बोलना चाहिए, तड़ागी और चौधरी। उनको जो है शुरू में जो है ये जिम्मेदारी सौंपी थी। फिर बाद में जो रौतेला यानी कि राजकुंवर थे, इनको इन कार्य के लिए भेजा जाता था। इन्हें जो है किलेदार भी कहा जाता है फौजदारों को। नेक्स्ट देखिएगा, चंद काल में जो प्रजा थी वो निम्न रूप में विभाजित थी। वो कौन कौन से रूप थे? देखिए सबसे पहले 4 बूढ़ा, जिनकी अभी हमने बात करी। 4 बूढ़ा अथवा 4 मूल सेनापति, जिन्हें राजा द्वारा पगड़ी, झंडा तथा डफली दिया जाता था। जहां भी बूढ़े का कॉन्सेप्ट होगा वहां पर पगड़ी, झंडा और डफली का कॉन्सेप्ट जरूर होगा। यानी कि राजा द्वारा पगड़ी मिलेगी, झंडा जो आप लोग देखते होंगे, और डफली बजाने का अधिकार की सावधान, खबरदार, ये फला फला व्यक्ति पधार रहे हैं टाइप, जो आप लोग देखते हैं मॉडर्न थोड़ा सा उस रूप को, या एक तरीके से नाटकीय अंदाज में जो उसे देखते हैं उस तरीके से। तो इन पदों में अभी जिसकी चर्चा करी 4 जातियां, कारगी, बोरा, तड़ागी और चौधरी जो है राजपूतों का अधिकार था। फिर देखिए दूसरा आता है 5 थोक। 5 थोक में कौन थे? प्रारंभ में ग्राम प्रशासन में जो है थोकदारों का विशेष महत्व था, जो सामाजिक एवं आपराधिक मामलों की निगरानी करते थे। इन 5 थोकों में जो आपके शामिल थे वो थे कौन कौन से? महरा, फरत्याल आपका, और देव, महरा, फरत्याल, देव, ढेक और करायत जाति के जो है राजपूत इसमें शामिल थे। नेक्स्ट आपका आता है देखिए 4 चौथानी। 4 चौथानी में बद्री दत्त पांडे के अनुसार जो है ये 4 ब्राह्मण जातियां थी, जबकि डॉक्टर राम सिंह जी कहते हैं कि ये जो है 4 राजपूत जातियां थी। अब इन बहस में हम लोग नहीं पढ़ते, मोस्टली तो अधिकतर लोगों का मत है, क्योंकि बद्री दत्त पांडे ने बहुत पहले ये कॉन्सेप्ट रचा है, तो ब्राह्मण जातियों को ही इसमें गिनते हैं। पर बाद में डॉक्टर राम सिंह जी ने यह भ्रम तोड़ने की कोशिश की। हालांकि मैं इस निष्कर्ष पर, इस बहस पर बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता। गढ़वाल में भी क्योंकि ये पद संचालित था, गढ़वाल में से चौथुकी या चौथोकी कहा जाता था। फिर आते हैं आपके 6 धरिया। 6 धरिया में अगर आप देखें तो जोशी, पंत, पांडे, तिवारी, भट्ट और पाठक जो है 6 धरिया ब्राह्मणों में इसमें शामिल थे। फिर 12 अधिकारी, 12 अधिकारियों के देख लीजिए सरनेम, कुछ तो सरनेम बदल गए होंगे, कुछ अभी भी अस्तित्व में हैं। लड़वाल, बेड़वाल, खतेड़ी, मेहता, धोनी, सोनी, लाड़, मोवाल, फरत्याल, देव, ढेक और करायत जो है इसके अंतर्गत 12 अधिकारियों के अंतर्गत आते थे। फिर आते हैं पंचबीड़िया। पंचबीड़िया की बात करें तो 4 चौथानी और 6 धरिया ब्राह्मणों यानी कि सटकुली ब्राह्मणों के अतिरिक्त जितने ब्राह्मण थे इनको पंचबीड़िया ब्राह्मण कहा जाता था। फिर आते हैं खतिमन ब्राह्मण। खतिमन ब्राह्मण मतलब आपके छोटे ब्राह्मण, जिनको डोटी में खटकुआला बोलते हैं, कुमाऊं में इन्हें पितलिया या छोटी धोती के ब्राह्मण भी कहते हैं। पितलिया ब्राह्मण मतलब एक तरीके से नकली ब्राह्मण के तौर पर इनको की सूची में शामिल किया जाता है। फिर देखिए इनका जो आखिरी स्वरूप है वो देखने को मिलेगा प्रशासनिक उसमें जो प्रजा के रूप में, तो पौड़ी 15 पौड़ी 15 मतलब कि 15/20 15/20 भाग जनता का जो होता था वो क्या कहलाता था? पौड़ी 15 कहलाता था। और पौड़ी 15 की बात करें तो ये सारी जो सामान्य बची हुई जनता थी, जो ऊपर आप लोग पढ़ रहे हैं 4 बूढ़ा, 5 थोक या जो भी आप लोग इसलिए उसे पढ़ रहे हैं, वो सारा का सारा जो है इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद क्या बोलते हैं, अगला पॉइंट देखें, ग्राम प्रशासन की बात करते हैं। तो ग्राम प्रशासन में क्या आता था? चंद काल में जो है ग्राम का जो प्रशासन था वो प्रधान के अधीन था। प्रधान जो है वो वंशानुगत पद होता था।
वह गांव में जो है भू राजस्व वसूलने के साथ साथ पुलिस कार्य में भी हाथ बटाता था। प्रधान की सहायता के लिए गांव में जो है कोटाल और पहरी नामक दो क्या होते थे व्यक्ति नियुक्त किए जाते थे। कोटाल जो है लेखक का कार्य करता था और जो पहरी था वो चौकीदारी का कार्य करता था। आज के लिए केवल इस वीडियो में इतना ही हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट डे हम कोई और टॉपिक कुछ और लेकर के हम चलेंगे। आज के लिए शुक्रिया आप लोगों का।